अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात चैत्र नवरात्र की। आज नवरात्र का छठा दिन है। आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप यानी मां कात्यायनी की देश भर में पूजा अर्चना हो रही है। दुर्गा सप्तशती में मध्य चरित्र, जिसमें महिषासुर नामक असुर का उल्लेख मिलता है, उस असुर का वध करने वाली देवी मां कात्यायनी ही है। इसीलिए मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मान्यता यह भी है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से रोग, शोक, कष्ट, भय दूर होता है। और इसके अलावा नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। क्या है विधि विधान, किस मंत्र का उच्चारण आपको करना है ताकि मां प्रसन्न हो, आपको हम तफसील से आगे बताएंगे। लेकिन मां के छठवें स्वरूप में मां कात्यायनी की पूजा आज किस तरीके से मंदिरों में हुई है वो देखिए। देवी धामों में है जयकारों की गूंज। हाथों में लेकर पूजा की थाल, भक्त लगा रहे हैं मां कात्यायनी से गुहार। आस्था और भक्ति से सराबोर ये तस्वीरें देश के अलग अलग देवी मंदिरों से आई हैं। जहां चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां देवी दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। इस मौके पर क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। अब चाहे दिल्ली के झंडे वाला मंदिर की तस्वीरें हों या फिर लखनऊ का प्राचीन काली माता मंदिर हो, फिर चाहे देश का कोई भी दूसरा शक्तिपीठ क्यों न हो, श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। झंडेवालान को सिद्ध पीठों में से एक कहा जाता है। यहाँ अमूमन दिनों में भी भक्तों की तादाद काफी ज्यादा होती है और नवरात्रों में तो यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है। सोमवार होते हुए भी अगर आप एक बार यहाँ नजर दौड़ाए तो आप देखेंगे कि किस तरह भक्तों की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है। यहाँ जगह जगह से भक्त आए हुए हैं और माता के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। मां कात्यायनी का ये छठा स्वरूप भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण चमकीला और सवारी सिंह है। इनकी 4 भुजाएं हैं, इसीलिए मां कात्यायनी को चतुर्भुज देवी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में मध्य चरित्र, जिसमें महिषासुर नामक असुर का उल्लेख मिलता है, उस असुर का वध करने वाली देवी मां कात्यायनी ही है। इसीलिए मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से रोग, शोक, कष्ट, भय दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। कहते हैं कात्यायनी माता की पूजा करने से शादी विवाह में जो विघ्न होता है वो दूर हो जाता है। यानी जिन लोगों की शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं या जिन लोगों की शादी विवाह में किसी तरह की परेशानी है, वो अगर माता की पूजा करें तो वो इस विघ्न को दूर कर सकते हैं। मंदिर में इस वक्त भक्तों की लाइन लगी हुई है, भक्त आ रहे हैं माता के दर्शन करें। इसके अलावा कोई रोजी रोजगार के लिए मुराद लेकर माता के दर पर पहुंच रहा है, तो किसी ने खुशहाल जीवन के लिए मां के सामने अपनी झोली फैलाई है। क्या मांगा है? बस सब कुछ अच्छा अच्छा बना रहे हैं, यही माता रानी से मांगा है। अच्छा ये बताइए कि सिर्फ नवरात्रों में आती हैं या आम दिनों में भी आती हैं? नहीं, आम दिनों में भी अगर दर्शन लगते हैं तो दर्शन किए जाते हैं, वरना नवरात्रों में जी। आपने क्या मांगा है? बस बिना मांगे माँ सब कुछ देते, तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जय माता दी, सच्चियां जगदियां जोता वाली, चंडिया वाली दी सदा आई जय। मैं मुखर्जी नगर से आई हूँ। आज माँ कात्यायनी की पूजा होती है, कैसे है? माता को शहद का भोग लगाया है। क्या मांगा है माता से आज? कल मेरा रिजल्ट तो कैसे अच्छा है। रिजल्ट अच्छा है। अच्छा ये बताओ, कुछ और मांगा घर के लिए, परिवार के लिए? हाँ, माता रानी हम सब पे कृपा बनाए रखे। सिर्फ नवरात्रों में आती हो या ऐसे भी आते हैं? ऐसे भी आते हैं। उधर यूपी की राजधानी लखनऊ के प्राचीन काली माता मंदिर में भी भक्तों का यही जोश और उत्साह नजर आया। पूरा मंदिर घंटों की आवाज और भक्तों के जयकारों से गूंज उठा। कोई लाल चुनरी और नारियल लेकर मां के दर पर पहुंचा, तो कोई रोली, चंदन और फूल मां के चरणों में अर्पित करने के लिए अपने साथ लेकर आया। नवरात्र का छठा दिन है। मां कात्यायनी की पूजा अर्चना आज हो रही है मंदिरों में। इसके साथ ही लोग अपने घर में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लखनऊ के चौक पे बड़ी काली जी के मंदिर में हैं। यहाँ पर नारायणी
होती है, यानी लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा है और यहाँ पर पूजा काली जी की जिसका वर्णन किया गया है शास्त्रों में, जिसका वर्णन करते हैं और लोग जिसके दिव्य रूप को यहाँ आकर के नमन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। तो भक्तों की बड़ी संख्या यहाँ भी है और माँ कात्यायनी के बारे में कहा जाता है कि माँ कात्यायनी अभय वरदान देती है, यानी शत्रु बाधा दूर करती है और साथ ही साथ वो हर तरह का मनोवांछित जो फल होता है वो देती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। चैत्र नवरात्रि के इस पर्व पर देवी पूजन और दर्शन के अलावा भी कई धार्मिक कार्यक्रम देश में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दिल्ली से नीतू झा और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये जानते हैं कि नवरात्र के 7वें दिन यानी मां दुर्गा के कालरात्रि रूप की कैसे पूजा करें, उन्हें किस चीज का भोग लगाएं और किस मंत्र का जप करने से भक्तों की मुरादें पूरी हो सकती हैं। तो चलिए पंडित शैलेंद्र पांडे जी से तफसील से जानते हैं। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मां कालरात्रि की जो पूजा है या किसी भी देवी की पूजा सामान्यतः मध्यरात्रि में करना ज्यादा बेहतर होगा। तो आज मध्यरात्रि में या अगर मध्यरात्रि में समय नहीं है तो संध्या काल में मां कालरात्रि की पूजा अवश्य करिए। मां के सामने घी का एक दीपक जलाइए, मां को लाल फूल अर्पित करिए और साथ में माता को गुड़ का भोग लगाइए। इसके बाद माता के मंत्रों का जप करिए। बड़े सारे मंत्र हैं। ओम कालरात्रि दैव्ये नमः या नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर पाएं तो अध्याय 1 का पाठ करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जिस गुड़ का भोग आपने लगाया था उसका आधा भाग परिवार में बांटें और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ये तरीका होगा माता कालरात्रि की पूजा करने का। मुख्यतः उन्हें गुड़ का भोग लगाना शुभ होता है और गुड़ का आधा हिस्सा आप दान कर देंगे और आधा हिस्सा परिवार में प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे। बहुत सारे लोग काले रंग के वस्त्र धारण करके माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। काला वस्त्र या नीला वस्त्र पूजा में अच्छा नहीं है तो वो मत करिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी पूजा मत करिए। देखिए, आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं। कुछ विशेष तरीके की पूजा, कुछ विशेष तरह के लाभ जो केवल मां कालरात्रि की पूजा से ही आपको मिल सकते हैं। जैसे अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, अगर आपके विरोधी बहुत ज्यादा हैं, शत्रु और विरोधियों ने आपको परेशान करके रखा है, आपके लिए समस्याएं बढ़ा रहे हैं, तो शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए मां कालरात्रि की उपासना शुभ होती है। यानी नवरात्रि की सप्तमी तिथि को अगर आप मां कालरात्रि की उपासना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हों, तो निश्चित रूप से वो शांत होते हैं। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। यानी अगर आपको भय की समस्या है, अगर दुर्घटना होने की संभावना है या अगर रोग बीमारी होने की संभावना है, तो भय, दुर्घटना और रोगों का नाश इनकी पूजा से संभव होता है। इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का यानी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तंत्र मंत्र के शिकार हैं, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर चल रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा से वो तंत्र मंत्र कट सकता है। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा अद्भुत परिणाम देती है। अगर आप शनि की बाधा से परेशान हैं, शनि की 7.5 से, शनि की ढैया से या शनि की अन्य स्थितियों से परेशान हैं, तो माता कालरात्रि की पूजा से आप शनि की बाधाओं को दूर कर पाएंगे। तो देखिए, एक तरफ जहां शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं इस मौके पर देश की बेटियों ने अपने खेल से विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन कर दिया है। लवलीना, निखत जरीन, नीतू घंगस और स्वीटी बुरा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर मान बढ़ाया है। उनकी इसी कामयाबी का जश्न पूरा देश मना रहा है। हर आम, हर खास इन बेटियों को अपने अपने तरीके से बधाई संदेश दे रहा है। तो कैसे देश की इन बेटियों ने बॉक्सिंग रिंग में विरोधियों को पस्त किया, देखिए जरा। घरेलू पिच पर भारत की निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में ऐसा पंच मारा कि सब पीछे रह गए और सोने का तमगा भारत की इन दो दमदार बेटियों के गले में आ गया। निखत ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है और 2 गोल्ड जीतने वाली वो दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बन गई हैं। 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में निखत जरीन ने वियतनाम की गुएन थी टेम को 5-0 से हराया। मैं सभी का थैंक यू कहना चाहती हूँ, स्पेशली होम क्राउड, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन से सपोर्ट किया है मुझे। मैंने अपनी पूरी जान लगाई है इस कंपटीशन में, तो इस श्रेय मैं सभी को देना चाहती हूँ। दिस मेडल इज फॉर माय इंडिया, सो आई एम वेरी हैप्पी टू विन दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल सेकेंड टाइम। हालांकि निखत के लिए जीत अभी रुककर जश्न मनाने की नहीं है, बल्कि ओलंपिक की तैयारियों में जुटने का मौका है। From now onwards, the journey will be more tougher, but I'm ready for all the challenges because I always believe whatever happens, happens for good and nothing comes easy. So definitely I need to work harder from since now onwards, because now people will have a lot of expectations from me, so I need to stand on their expectations and prove and bring that Olympic gold medal, which India is waiting for so long in women side. ओलंपिक की तैयारी में तो लवलीना भी हैं, क्योंकि सोना जीतकर जोश इनका भी हाई है। और हो भी क्यों ना, चैलेंज इस बार बढ़ा लिया था। वेट कैटेगरी में इस बार लवलीना ने बदलाव किया था। लवलीना बोरगोहेन ने इस बार 75 किलोग्राम कैटेगरी में फाइट की थी, लेकिन लवलीना को अपनी मेहनत और कोच की ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। सो ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को 5-2 से हराकर गोल्ड जीत लिया। थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टीज आए, क्योंकि मेरा 2-3 कंपटीशन इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि ये जो प्रोसेस था एक कम वेट से बड़े वेट में आने के लिए वो प्रोसेस चालू था। तो ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें मैं देख सकती थी कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, और नेक्स्ट जो एशियन गेम्स है उसमें मुझे क्वालिफाई होना है ओलंपिक के लिए। तो मुश्किलें तो बहुत सारी आई, लेकिन हम सब ने मिल के इसको कम किया। इससे पहले शनिवार को भारत की 2 और मुक्केबाज बेटियां नीतू घंगस और स्वीटी बुरा ने गोल्ड जीता था। बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला भारत की 4 बेटियों के गले में सोने का तमगा। ओलंपिक में ज्यादा मेडल की उम्मीद तो बंधेगी ही। नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश का मान बढ़ाने वाली इन बेटियों की हर कोई तारीफ कर रहा है, और इन्हीं में एक हैं जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इन बेटियों को जीत की बधाई दी है, और साथ ही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी निखत जरीन को आनंद महिंद्रा ने इस शानदार जीत के बाद महिंद्रा थार गिफ्ट की है। हम आपको बता दें कि निखत जरीन का प्लान पहले प्राइज मनी से नई मर्सिडीज कार खरीदने का था, लेकिन जैसे ही महिंद्रा ने नई थार एसयूवी उनको गिफ्ट करने की घोषणा की, उन्होंने मर्सिडीज खरीदने का अपना प्लान बदल दिया। और इससे पहले भी महिंद्रा एंड महिंद्रा कई भारतीय खिलाड़ियों को अपनी ब्रांड न्यू गाड़ियां गिफ्ट कर चुका है, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं।
तो आनंद महिंद्रा ने निखत को थार गिफ्ट की है। प्लान हालांकि निखत का मर्सिडीज खरीदने का था, लेकिन जैसे ही उनको इस तोहफे के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना मर्सिडीज का प्लान कैंसिल करके थार एक्सेप्ट की है। तो गोल्ड मेडल जीतने वाली इन बेटियों की आगामी ओलंपिक्स को लेकर तैयारी किस तरह की है, पापिक को लेकर क्या सोचती हैं और इन सवालों का इन महिला बॉक्सर्स ने जवाब क्या दिया, देखिए खास बातचीत। एक सवाल मुझे चारों को पूछना है लवलीना, विमेन्स बॉक्सिंग 10-15 साल पहले सोचा ही नहीं जा सकता था। एक तरह से मैरी कॉम ने जरूर बदल दिया, लेकिन आप लोगों ने उसको और एक मुकाम पर आप ले गए हैं। कभी सोसाइटी में जब आप जाती हैं तो कोई पूछता है अच्छा विमेन बॉक्सिंग हैव यू, उस तरह का होता है कि जो आसपास पड़ोसी आप या लोग जान गए कि विमेन भी बॉक्सिंग कर सकते हैं, ये केवल मोहम्मद अली को करनी नहीं है, लवलीना बोरगोहेन उतनी अच्छी कर सकती है। ये चीज तो कहीं ना कहीं मेरी कॉम दीदी ने ही थोड़ा बहुत चेंज करके गए, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी दी ने ओलंपिक में मेडल दिया, 2012 में मैंने स्टार्ट किया था। और बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत हमारे उधर मतलब तभी से ही पता चलने लग गए थे। और जब मैं आई और उसके बाद इतने सालों के बाद फिर मेरा मेडल आया, तो कहीं ना कहीं सोच लिया था कि बस मेरी दी के बाद कोई आएगा ही नहीं कि हम मेडल लेंगे भी कोई हमारे उधर से। तो जब मेरा नेक्स्ट मेडल आया तो हमारे असम में तो पूरा मतलब वो जब मैं गई वहाँ असम पहुंची, वो मतलब वो अलग ही एक फीलिंग था। लोग मतलब एक बार मुझे छूने के लिए पागल हो रहे थे। अरे वाह वो बहुत ही अलग फीलिंग है। When you walk in Hyderabad, do people stop you, Nikhat, on the way? जब आप हैदराबाद में if you are walking on the road, do they recognize you or not? Because Telangana government has done a lot for you, given you lots of rewards in a way. But are you now, when you walk on the road, people recognize you? Yes, they do. Actually, I remember after World Championship victory, I went back to my Hyderabad home, and I wanted to go and have pani puri because I wanted to enjoy food. And then I saw I was wearing mask, तो ऐसे मास्क उठा रही थी, एक पानी पूरी मतलब मुंह में डाल रही थी, then again I was covering my face, but still someone recognized me, and then फिर बाद में मैम आप निखत जरीन हो ना, then I was like oh God, इन्होंने पहचान लिया। then फिर वो बोले मैंने कहा yes, तो फिर उन्होंने he requested for a photo, then I gave, then और भी लोग देखने लग गए, then everyone was like अरे निखत जरीन बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियन पानी पूरी खाने आई है। अब एक पिक्चर बनानी पड़ेगी, एक मैरी कॉम पर बन गई, we can do a picture on all four of you. निखत, your story in particular, वो जरूर पूरे तेलंगाना में तेलुगु में भी बना दीजिए, हिंदी इंग्लिश उसको मल्टीलिंगुअल बना दीजिए। Is anybody asked you to do कि मुझे is there going to be a biopic on your life soon? I don't know, but biopic I'll think about it, but after Paris Olympic, अभी कहानी I want to end on a happy note. So all four of you, Paris, Lavleena, your goal also Paris. Neetu, you want to take Paris is your goal? Gold in Paris? पेरिस के बाद ही सोच सकते हैं, हाँ। अभी टाइम नहीं है। अभी टाइम नहीं है। नीतू, कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पेरिस 2024। स्वीटी, पेरिस? जी बिल्कुल, पेरिस, और अभी कहानी बाकी मेरी तो बहुत सारी बाकी है सर अभी। अच्छा, और बहुत सारी कहानी और लिखनी बाकी है। अरे अच्छा, और बहुत सारी कहानियां बाकी है और लिखनी बाकी है। अरे वाह, आप लोग इतिहास लिख रहे हैं एक तरह से। तो देखिए इन चैंपियन बेटियों की उपलब्धि पर किस तरीके से पूरा देश जश्न मना रहा है, और इस जश्न में इनके परिवार वाले भी पीछे नहीं है। कहीं मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी जा रही, तो कहीं डांस करके खुशी का इजहार हो रहा है। दिल्ली से लेकर रोहतक तक, और रोहतक से लेकर असम के जोरहाट तक कैसे जश्न मनाया जा रहा है, देखिए। मुकाबले को अपने पक्ष में किया है और एक उड़ान जो उन्होंने भरी है। कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून हो तो कामयाबी कदमों में होती है। इसी कहावत को भारत की इन बेटियों ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जैसे ही लवलीना ने सुनहरा तमगा जीता,
पूरा देश इनकी कामयाबी पर झूम उठा। कामयाबी का जश्न दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर असम में भी दिखा। लवलीना के घर पर परिवार के लोगों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। उनका ये तीसरा गोल्ड है। पहले एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था, उसका बाद नेशनल में गोल्ड जीता था। अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता, तो इसका इनके लिए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ ही महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वीटी बुरा ने गोल्ड मेडल जीतकर देश को जश्न मनाने का एक और मौका दिया। स्वीटी के पति और कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा ने कहा कि स्वीटी के साथ साथ ये देश के लिए सुनहरा पल है। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। मैं पहले अपने देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं, स्वीटी ने भी जीते हैं, अर्जुन वायडी भी हूँ। लेकिन कल जब स्वीटी मैं वहीं था दिल्ली आईजी स्टेडियम में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनी तो पहले तो जब तक डिसीजन नहीं आ रहा हमारी सांसें रुक गई थी। तो इतनी ज्यादा खुशी हुई, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट है ये। हम आपको बता दें कि महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को कुल 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, जिसमें लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन, नीतू घनघस और स्वीटी बुरा ने गोल्ड मेडल जीतकर सुनहरी कामयाबी अपने नाम की है। जोरहाट से पूर्णा विकास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने रोकथाम के कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड से पैदा हालात की समीक्षा के लिए आज एक अहम बैठक बुलाई। महामारी को बेकाबू होने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ ने सूबे में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए टीम 09 के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक संबंधी तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति, कोविड-19 के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा वेरिएंट के संक्रमण से बचाव के उपायों पर गंभीरता से चर्चा हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को महामारी को फैलने से रोकने के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार का दावा है कि कोविड को लेकर हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है, बावजूद इसके कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। कोविड के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं। प्रदेश में भी कल एक लखीमपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कुछ बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले के मेतौली कस्बे में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 38 बच्चों में कोविड के लक्षण पाए जाने के बाद योगी सरकार अब एक्शन में है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कस्तूरबा गांधी आवासीय महाविद्यालय में डेरा डाल दिया है और संक्रमण रोकने के लिए हर तरह की एहतियात बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमित बच्चों को आइसोलेट कर दिया है और उनकी मुसलसल निगरानी की जा रही है। खुद मैंने वहां पे विजिट भी करी है और वो सभी बच्चे स्वस्थ हैं। उनसे इंटरेक्ट करके मैं आया हूं। उसमें से खाली 2 बच्चों को जुकाम है, बाकी कोई खास बात नहीं है। बच्चे सब स्वस्थ हैं और हमारी पूरी तैयारी है। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। एम्बुलेंस भी वहीं हमने पास में लगा रखी है। किसी भविष्य में किसी कोई अगर जरूरत पड़ती है तो, और जिला अस्पताल में हमारे बेड भी जो है वो आरक्षित है इसके लिए, पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए। दरअसल यूपी सरकार 2021 के हालात की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हर मुमकिन उपाय कर रही है। यूपी में कोविड के सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश भर में कोविड के जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनमें 35 से 40% अकेले यूपी में हो रहे हैं। बीते 7 दिनों में यूपी में लगभग 2,20,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट किए गए हैं। इनमें सिर्फ 265 मामले पॉजिटिव पाए गए। इस समय सूबे में कोरोना के 262 एक्टिव केसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश में प्रति 10 लाख की आबादी पर सिर्फ एक कोविड पॉजिटिव मरीज नजर आया। उत्तर प्रदेश कोविड टेस्ट में आगे रहा है और खास बात यह है कि पिछले 7 दिनों में भी जो टेस्ट हुए हैं उसमें 2,20,000
20,000 से ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं और 265 लोग कोविड संक्रमित पाए गए थे, पॉजिटिव पाए गए थे। अब उसमें से 262 लोग अपने घर पर इलाज करा रहे हैं, यानी कोई गंभीर स्थिति में नहीं है। फिर भी उसको लेकर के ये निर्देश दिए गए हैं कि टेस्ट और बढ़ाए जाएं। दरअसल चिंता कोरोना वायरस के म्यूटेशन से है और सरकार नए वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि नए वेरिएंट को रोकने के लिए वैक्सीन कारगर है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि नए वेरिएंट्स पर भी हमारी वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव है। हमें सतर्क अवश्य रहना है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज तक देश में 216 म्यूटेट होकर नए वेरिएंट अभी तक पाया गया। कोई भी नया वेरिएंट आता है, जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चलता है तो तुरंत वेरिएंट को आइसोलेट किया जाता है। उसके ऊपर हमारी वैक्सीन की इफेक्ट है कि नहीं है उसकी स्टडी की जाती है। आज तक जो भी वेरिएंट मिले हैं सभी वेरिएंट पर हमारी वैक्सीन इफेक्टिव रही है, ताकि हम सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं है। अच्छी बात यह है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया और भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यूपी में हुआ। शायद यही वजह है कि जो मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी स्थिति भी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। यूपी में बीते एक हफ्ते में जो टेस्ट किए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले लखनऊ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से आए हैं। इसीलिए सरकार इन तीनों जिलों में खासतौर पर एहतियात बरत रही है। गंभीर रोग से ग्रसित मरीजों और उम्रदराज लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनकर ही जाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा बीमारी को लेकर लोगों को हर तरह से जागरूक करने की कोशिश हो रही है। सरकार अपनी ओर से एहतियात बरतने की सलाह तो दे रही है, साथ ही साथ इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि लोग पैनिक न करें। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनाया गया है। सर्वोच्च अदालत ने लोन लेने वाले ग्राहकों के अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले उन्हें सुने जाने की सलाह दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2020 में तेलंगाना हाईकोर्ट के दिए गए फैसले को भी सही माना। दरअसल एसबीआई ने तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने साल 2020 में राजेश अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर फैसला सुनाया था कि किसी भी अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले अकाउंट होल्डर को सुनवाई का एक मौका दिया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां उसने भी ऑडी ऑल्टरम पार्टम की प्रिंसिपल को पढ़ने की सलाह दी। ऑडी ऑल्टरम पार्टम का मतलब होता है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल और इसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। 2016 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें बैंकों को विलफुल डिफॉल्टर के खातों को फ्रॉड घोषित करने की अनुमति दी गई थी। आरबीआई के इस कदम को देश के कई हाईकोर्ट्स में चुनौती मिली थी, जिसमें एक याचिकाकर्ता ग्राहक राजेश अग्रवाल भी थे। जिन लोगों ने बैंक से कर्ज उधार या ऋण ले रखा है उन सारे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कहा है कि बैंक बिना ग्राहक का यानी लेनदार का यानी जो ग्राहक जिसने लोन लिया है उसका पक्ष जाने ही उसे फ्रॉड घोषित कर देते हैं, लोन रिकवरी की बात करते हैं या फिर उन सारे लोगों के खाते सीज कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ऐसे लोगों के लिए रीजन्ड ऑर्डर देना चाहिए जिसमें उसे सुनवाई का मौका मिले, यानी ग्राहक का पक्ष जाने बिना उसके खाते को फ्रॉड कर देना, उसके ऋण को फ्रॉड के खाते में डाल देना और उसके खाते को सीज कर देना, ये अपने आप में अपराध है और इसे एक बुनियादी अधिकार का हनन माना जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी आदमी जब ऋण लेता है उसके बाद वो उसकी अदायगी करता है, उसमें अगर कहीं से भी आपको लगता है कि वो फ्रॉडगिरी है या फर्जीवाड़ा है या उसमें जालसाजी है, तो ऐसे में उसको इसका पक्ष
आपने मन तो बना लिया, लेकिन उसका पक्ष जरूर लेना चाहिए, उसको अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। उसकी बात कहने का मौका उसे नहीं देना, ये अपने आप में उसके अधिकारों का हनन है। उसकी बात सुनी या समझी कितनी जाएगी ये अलग बात है, लेकिन ग्राहक की बात जरूर सुननी चाहिए और उसको एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात बैंक अधिकारियों के सामने रखे, बैंक के सामने रखे। यानी कुल मिलाकर ऋण लेने वालों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बैंकों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऋण लेने के बाद अदायगी करने में कोताही बरतते हैं। ऐसे में बैंक उनके खाते को फ्रॉड घोषित कर देता है और कानून के हिसाब से कार्रवाई करता है। लेकिन अब बैंकों के लिए मुश्किल ये होगी कि ऐसे लोगों का पक्ष जानने के लिए उन्हें अपने यहां बुलाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ की तरफ से कर्जदारों को ये राहत ऐसे वक्त में मिली है जब देश में बैंकिंग फ्रॉड एक बड़ा मुद्दा है। हाल के कुछ सालों में किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक विजय माल्या, हीरा कारोबारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और DHFL के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन जैसे कारोबारी देश में बैंक फ्रॉड के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। विपक्ष इनके नामों का सहारा लेकर मोदी सरकार को घेरने की कई बार कोशिश भी करता है और केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बैंकिंग फ्रॉड से पूरी तरह निजात मिलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखता। इस तरह के फ्रॉड से न सिर्फ सरकारी और निजी बैंकों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आम लोगों की तरफ से दिए जाने वाले टैक्स की गाढ़ी कमाई को भी कुछ घोटालेबाज ले उड़ते हैं। हालांकि साल 2022 में पहले के वर्षों की तुलना में बैंक फ्रॉड की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। साल 2021-22 में ऐसे मामलों की संख्या महज 118 दर्ज की गई, जबकि साल 2020-21 में सरकारी और निजी बैंकों में होने वाले फ्रॉड से जुड़े मामलों की संख्या 265 थी। यानी हाल के दिनों में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सख्ती की वजह से बैंक फ्रॉड मामलों में आधे से ज्यादा की कमी आई है। केंद्रीय बैंक की तरफ से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम के ढांचे को मजबूत करने से सिर्फ एक साल में बैंक फ्रॉड से जुड़े 147 मामले कम दर्ज हुए। हालांकि बैंक फ्रॉड्स को लेकर निगरानी बढ़ाने और उस पर तत्काल कार्रवाई के बावजूद बैंकिंग फ्रॉड पर पूरी तरह से काबू पाना मुश्किल हो रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में यानी कि 2015 से 2022 के बीच बैंकिंग फ्रॉड की वजह से हर रोज 100 करोड़ रुपए की चपत देश को लग रही है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा बैंक स्कैम महाराष्ट्र में हुए हैं। बैंक फ्रॉड के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई बढ़ने के बावजूद बैंक घोटाले की कुल राशि का करीब 50% अकेले महाराष्ट्र से जुड़ा है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु का नंबर आता है और ये सभी वो राज्य हैं जो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा संपन्न हैं, लेकिन फिर भी इन राज्यों में बैंक घोटालों से जुड़े मामले ज्यादा सामने आए। 2015 से लेकर 2022 तक यानी कि 7 सालों में महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंकिंग स्कैम हो चुके हैं, जो घोटाले की कुल राशि का करीब 83% है। आरबीआई बैंक फ्रॉड से जुड़े ऐसे मामलों के ही आंकड़े जुटाता है जिनमें फ्रॉड की कुल राशि 100 करोड़ से ज्यादा होती है। ऐसे में 100 करोड़ से कम से जुड़े बैंक फ्रॉड की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। पिछले साल यानी 2022 की शुरुआत में एसबीआई ने सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड का मामला रिपोर्ट किया था। एबीजी शिपयार्ड और इसके प्रमोटर्स पर बैंक के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पिछले साल तक ये देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड केस था। अब जब तक सीबीआई ने डीएचएफएल और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ 34,600 करोड़ रुपए से